आप सुन रहे हैं एहसास। नमस्कार, मैं हूं नंदिता बसु। आज मैं आपको मेरी लिखी हुई कहानी अनसुलझे सवाल का पहला भाग सुनाने जा रही हूं। अनसुलझे सवाल। इंदु, इंदु कहाँ है तू? हमेशा खेलती रहती है। माँ की आवाज सुनकर अपनी साड़ी से मुंह पोंछती हुई इंदु आ गई। माँ ने उसके नरम गालों को हल्के से खींचा और फिर प्यार से गले लगा लिया। कितनी बार कहा है, अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, ज्यादा इधर उधर मत घुमा कर। इंदु, जिसका पूरा नाम इंद्राणी है, ने बड़े ही मासूमियत से पूछा, माँ अब तो हमारे देश से गोरे जा रहे हैं, फिर किस बात का डर? माँ ने उसे भयभीत होकर गले लगा लिया और कहा, बेटा तू अभी बहुत छोटी है, नहीं समझेगी कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कब तक चलेगी। ये वाकया यही कोई 1947 के आसपास का है, जिस समय भारत ने अंग्रेजों के गुलामी से आज़ादी पाई थी। पर उस आज़ादी की कीमत में भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी आया था, जिसकी वजह से दोनों ही तरफ से काफी जानमाल का नुकसान हुआ था। इंद्राणी, जिसे सब प्यार से इंदु कहते हैं, वो तब के पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में स्थित एक गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। जब बंटवारे का समय था तब इंदु सिर्फ 13 साल की थी। तभी पालकी की आवाज से सिराजुद्दौला दौड़ता हुआ पालकी के पास आ गया। इंदु ने पालकी का पर्दा हटाकर करके सिराज को चढ़ाने लगी। सिराज ने जल्दी जल्दी अपने अंगोछे से कुछ कच्ची अमियां निकाली और कहा, देख इंदु, मैं तेरे लिए आज कच्ची अमियां लाया हूं। पता है, दिनकर चाचा के बगीचे में ढेर सारे आम के पेड़ लगे हैं, चलेगी तो मेरे साथ? इंदु एक अल्हड़ बच्ची की तरह खुश होकर पालकी वाले को कहती है, ओ केष्टो दादा, जरा रुको ना, मैं सिराज के साथ जाकर थोड़ी अमियां ले आऊं। जा बिटिया जा, पर जरा जल्दी आना, तुझे तो पता है ना आजकल का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, केष्टो दादा समझाते हुए कहते हैं। कौन किसकी सुन रहा है? इंदु अपनी साड़ी का आंचल बांधते हुए दौड़ते हुए सिराज के साथ दिनकर चाचा के बगीचे की तरफ भागती है। इंद्राणी और सिराज दोनों बचपन के दोस्त हैं। उनकी दोस्ती में कभी जात पात नहीं आया। उनकी दोस्ती तो बस एक मासूमियत से भरा बचपन था। चलना इंदु, वो पास वाली नदी में चलते हैं, देख मैं आज तेरे लिए कुछ मछलियां भी पकड़ूंगा। सिराज बड़े ही मासूमियत से इंदु से मिन्नतें करता है। दोनों दौड़ते हुए जंगलों से होते हुए नदी की तरफ जाने लगते हैं कि तभी अचानक से 3-4 उपद्रवी लोग हाथों में लाठी सब्बल लिए सामने आ जाते हैं। सिराज की टोपी को देखकर शायद वो उसे पहचान जाते हैं कि ये हमारी बिरादरी का है। उनमें से एक भारी आवाज में कहता है, मियाँ आप चलिए, हमें तो बस इस हिंदू लड़की से मतलब है। इंदु जोर जोर से रोते हुए कहती है, सिराज मुझे बचा लो, मैं तुझे सारी अमियां दे दूंगी, सिराज मुझे छोड़कर मत जा सिराज। पर सिराज चुपचाप डरा सहमा सा पीछे की तरफ मुड़ जाता है। उपद्रवी लोग इंदु को खींचते हुए ले जाने लगते हैं। तभी एक उपद्रवी की चीखने की आवाज आती है, मार डाला मार डाला, और फिर दूसरा तीसरा और चौथा चिल्लाता है, अरे मेरा सर, रुक बच्चे, आज तो तेरी खैर नहीं। पर सिराज कहाँ रुकने वाला, वो अपनी गुलेल से दे दनादन छोटे छोटे पत्थरों से उनके सर को मैदान समझकर खेलने लगता है। सिराज चिल्लाता है, इंदु भाग, मैं आ रहा हूं।
दोनों दौड़ते दौड़ते किसी तरह इंदु के घर पर पहुंचते हैं। इंदु की माँ घबराई हुई, क्या हुआ बेटा सिराज? और इंदु ये क्या, तेरी तो साड़ी भी फट गई। सिराज हाँफते हुए, चाची जान कुछ उपद्रवी आज इंदु को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे, पर कसम खुदा की मेरे रहते मैं कभी इंदु को कुछ नहीं होने दूंगा। इस घटना के बाद इंदु की माँ ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। सिर्फ एक जिद लिए बैठी रही, मैं एक पल भी यहां नहीं रुकूंगी, अभी कलकत्ता चलो। पालकी से इंदु की दो मासूम आंखें सिर्फ एक ही चेहरा ढूंढ रही थी, सिराज का, पर दूर दूर तक कहीं वो नहीं दिख रहा था। इंदु के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ के लाख मना करने के बावजूद इंदु बार बार पालकी का पर्दा हटा लेती और उसकी वो मासूम नजरें अपने प्रिय दोस्त सिराज को ढूंढने लगती। तभी इंदु देखती है सिराज दौड़ता हुआ आ रहा है। इंदु रुक जा चची जान, मत जाओ आप लोग, मैंने अब्बा से बात कर ली है। इंदु मत जा, देख मैं तेरे लिए कितनी सारी अम्मियां लाया हूं। सिराज रोता हुआ चीखता हुआ पालकी के साथ साथ दौड़ता रहता है। इंदु रोते रोते माँ से बोलती है, माँ मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपना गांव अपने दोस्त को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी दूर से उपद्रवियों के चिल्लाने की आवाज आती है, अरे पकड़ो इनको, भागने ना पाए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। केष्टुदा अपने साथियों के साथ पालकी को लेकर दौड़ने लगते हैं। सिराज के नन्हे कदम अब ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाते। वो वहीं थक हार कर गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इंद्राणी और उसके परिवार को कलकत्ता आए हुए लगभग 1 साल हो जाते हैं। विभाजन के बाद पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से जो लोग आए थे उन्हें रिफ्यूजी कैंप में रखा गया और जिनकी अच्छी माली हालत थे उन्होंने अपने आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ली और कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। इंद्राणी के पिताजी का पाकिस्तान में सोने के गहने बनाने का काम था। उन्होंने वो सब वहीं छोड़ दिया और कलकत्ता में आकर कपड़े का व्यापार करने लगे। इंद्राणी हमारी इंदु बड़े ही मासूमियत से अपनी माँ से पूछती, माँ अब कब हम अपने गांव जाएंगे? माँ का हमेशा एक ही जवाब होता, बेटी भूल जा, अब हम कभी वहां नहीं जाएंगे। कुछ दिनों बाद ही इंदु के लिए एक बढ़िया रिश्ता आता है और इंदु की शादी भास्कर से हो जाती है। 14 साल की इंदु और 28 साल का भास्कर, जो सरकारी पद पर उड़ीसा में कार्यरत था। इंदु सहमी सहमी सी भास्कर का हाथ पकड़े भुवनेश्वर आ जाती है। उसके ससुराल में उसके साथ इंदु की सास मीरा देवी भी रहती है। सास मीरा देवी जो स्वभाव से ही बहुत कड़क और जिद्दी थी। मीरा देवी के शब्दकोश में मीठे बोलों की भारी कमी थी। ऊपर से इंदु उनके लिए वो नन्हा शावक थी जो हमेशा अपने शिकारी से बचने के लिए इधर उधर भागता रहता था। भास्कर भी अपनी माँ के आगे कुछ नहीं कहते थे। उन्हें अपने लिए पत्नी कम, माँ के लिए बहू लाने की ज्यादा आवश्यकता थी। सास के तानों और अत्याचारों के साथ ही इंदु का बचपन जवानी में बदल गया। उसके इस दौरान 3 बच्चे हो गए, 2 बेटियां और 1 बेटा। इंदु को सिलाई बुनाई का काम बहुत अच्छा आता था। जब भी उसे घर के कामों से फुर्सत मिलती वो कुछ ना कुछ बनाने में लग जाती। बच्चों को पढ़ाने में और बड़ा करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी बेटी शिप्रा पढ़ाई के साथ साथ गाना बहुत अच्छा गाती थी और मझली बेटी काकोली पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। छोटा बेटा कौशिक, जिसने काफी मेहनत करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहा था। बड़ी बेटी शिप्रा की शादी गौतम से हो जाती है और शिप्रा की शादी के कुछ ही महीनों बाद भास्कर रिटायर हो जाते हैं। अभी भी शिप्रा और कौशिक पढ़ रहे थे
और दोनों बच्चों की पढ़ाई पर काफी खर्चा आने लगा। इंदु ने लोगों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए, क्योंकि भास्कर के 2000 रुपए की पेंशन से घर चलाना और बच्चों की पढ़ाई करवाना असंभव था। काकोली भी बच्चों को पढ़ाने लगी। अब कितने दिनों तक किराए के मकान पर रहते। तब इंदु ने जो थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था, उन्हीं पैसों से किसी तरह एक जमीन खरीदी। पर अब मकान बनाने के लिए कहां से पैसे आएंगे? इंदु ने भास्कर से सांत्वना देते हुए कहा, ये लीजिए आप, इसमें कुछ मेरे गहने हैं, आप इनको बेचकर मकान बनाने का काम शुरू करिए। भास्कर ने भारी मन से उन गहनों को सुनार के पास गिरवी रखकर मकान बनवाने का काम शुरू किया। ऐसा उसने इंदु को बताया। इस तरह इंदु का एक 3 कमरों का मकान बन जाता है। बच्चे जिद करके उस मकान का नाम इंद्राणी भवन रखते हैं। उनके कई दोस्त और परिवार वाले हमेशा कहते कि भास्कर जी, आपकी इंदु ने तो पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया है और आपके बच्चे बहुत ही काबिल हैं। भास्कर धन्यवाद देते हुए हमेशा इंदु की तरफ गर्व की नजरों से देखते। कौशिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगता है। इंदु का सारा वक्त बस अपने परिवार को खुशी देने के लिए बीतने लगता है। एक दिन काकोली आकर कहती है, माँ, मैं किसी को प्यार करती हूँ। बस आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। आगे कहानी में क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए एहसास। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अलविदा। आपकी नंदिता बसु।